चवन्नी अठन्नी से 180 करोड़ रुपए 2 बरस में बन जाएंगे। मोहन सिंह जी, ये तो बहुजन समाज पार्टी का पुराना सिलसिला है। वो अपने काले धन को सफेद करते हैं, पार्टी कोष में पैसा दिखला करके, और सिवाय इसको कि वो कहें कि हमको छोटे छोटे चंदे मिले हैं, क्योंकि 10,000 से नीचे के चंदों का कोई हिसाब इलेक्शन कमीशन को नहीं देना रहता है, इसलिए वो 10,000 से नीचे तक का हिसाब बताते हैं, जिससे कमीशन उनसे आगे पूछताछ न कर। आप जो बात कह रहे हैं, मैं आपकी बात को थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं। आप 10,000 बोल रहे हैं, जब मेरी जानकारी वो ये है कि जो कैश डोनेशन है 20,000 रुपए से ऊपर का अगर वो होता है तो ये प्रतिबंधित क्यों नहीं माना जा सकता? हमारा मुद्दा ये है कि 20,000 रुपए से ऊपर जो भी लेन देन होए, वो चेक के थ्रू होए, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू होए, जिसपे आराम से नजर रखी जा सके। इसमें क्या दिक्कत है किसी को? मोहन सिंह जी, प्रतिबंधित है। यदि आप 40,000 से ऊपर का कोई डोनेशन देते हैं, हाँ, तो चेक और बैंक ड्राफ्ट में होना चाहिए। तो नीचे वाला लोग इसी राशि को तो कंपेयर हो जाए ना, ये 15,000 20,000 तक सीमित हो जाए। सभाओं में आउट ऑफ कर्सी कार्यकर्ता भी अपनी तरफ से पैसा देते रहते हैं। हाँ, तो इसके ऊपर रोक जरा एक कठिन काम है। हाँ, जो मास पार्टियां हैं उनकी आमदनी का यही एक प्रमुख जरिया है। आप रहिए, मैं प्रोफेसर जगदीप चोकर साहब के पास चलूंगा। आप संस्थापक हैं इलेक्शन वॉच के। प्रोफेसर साहब, पूनिया साहब से पूछते हैं, वो नाराज हो जाते हैं। मोहन सिंह साहब से हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं वो जो बात कहते हैं वो आदर्शवादी स्थिति की बात करते हैं। जो एक आम जनता है, हमारे यहां जैसे जो आम लोग हैं, अब इसके बाद वो क्या सोचें, वो क्या करें? देखिए, कानून जो है, एक तो आप चंदे और आमदनी में जरा फर्क करेंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ, हमने राजनीतिक दलों की इनकम टैक्स रिटर्न की कापियां ली, वो लेने के लिए हमको 18 महीने तक संघर्ष करना पड़ा। तो पहली बात तो ये कि ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है कि जब हमने इनकम टैक्स रिटर्न की कापियां मांगी तो सारे राजनीतिक दलों ने कहा कि ये नहीं देनी चाहिए, ये पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, इससे हमें नुकसान होगा। ठीक है। तो राजनीतिक दलों ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपी देने से मना किया। पहली बात तो यह है कि ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब 18 महीने संघर्ष करने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न की कॉपियां मिली तो उनमें ये पाया गया कि आमदनी जो है, आय वो बहुत ज्यादा है और उसमें जो चंदे के पैसे हैं वो बहुत कम हैं। आप कुछ पार्टियों का जिक्र कर रहे थे, ये चंदा उनको इतना मिला, किसी को 20%, टोटल आय का 20%, 30% चंदा है। बाकी जो आमदनी है उसके बारे में सेल ऑफ कूपन के अलावा और कोई चीज नहीं है। तो ये जो सेल ऑफ कूपन वाला मामला है, जो आपने कई दफा खुद भी कहा है जी, ये बहुत जरा पेचीदा है जी। और इससे रतनमणि लाल साहब के पास लखनऊ चलेंगे। चोकर साहब, रतनमणि लाल साहब वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से हमारे साथ हैं। रतनमणि लाल साहब, ये तो वाकई अंधेर नगरी वाला हिसाब किताब है कि सब कुछ जानते बूझते भी प्रधानमंत्री की संपत्ति दुगनी हो जाती है। कांग्रेस के पास 7 साल में 2008 करोड़ रुपए आ जाते हैं, बीजेपी के पास 1000 करोड़ रुपए का चंदा आ जाता है। ये पैसा कहां से आ रहा है, कौन दे रहा है, इसके बारे में कोई साफ साफ बात नहीं करता। इनके ऊपर कोई कार्रवाई होने की बात नहीं आ रही। लेकिन अगर हमारे आपके पास, आम जनता के पास 2 लाख रुपया भी एक्स्ट्रा आ जाए तो फिर देखिए, सवाल यह कि ट्रांसपेरेंसी कहां और क्यों? हाँ, देखिए, चुनाव के लिए पैसा कैसे रेज किया जाता है और चुनाव आयोग ने उसके ऊपर नजर रखना, ये अभी ही कुछ सालों से शुरू हुआ है कि हाँ। चुनाव के दौरान, चुनाव प्रचार के दौरान ये पता लगाया जाए कि प्रचार में किस तरह कितना पैसा खर्च किया गया और उसका हिसाब लिया जाए जी। इसके बाद भी ये हम सब लोग जानते हैं जो पत्रकारिता में रहे हैं, और किसी भी तरह का चुनाव अगर किसी ने कवर किया हो तो हमें पता है कि सीमा कितनी है और एक्चुअली खर्च कितना होता है।
सीमा अगर 1 करोड़ की है तो खर्च होता है उसमें 100 करोड़ रुपए। तो मसला ये है कि कुल मिला के जो चुनाव लड़ना है हमारे यहाँ वो इतना महंगा है और उसमें जो एक ऑफिशियल खर्चा है उससे कई गुना ज्यादा अनऑफिशियल खर्चा होता है, जो लोगों को पैसे बांटना है, सामान बांटना है, खिलाना पिलाना है वगैरह वगैरह। और इसमें आमतौर पे हम लोगों ने जो देखा है कि बहुत ही कम तरह के खर्चे ऐसे होते हैं जिनको कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट से सर्टिफाई करके दाखिल करते हैं। हाँ। और बाकी कहा जाता है कि कार्यकर्ताओं ने अपनी तरफ से खर्च कर दिया। हाँ। तो ये एक ऐसा लूप होल है इलेक्शन स्पेंडिंग में, हाँ। जो कि अभी तक इसे बंद नहीं किया जा सका। ठीक है, मोहन सिंह साहब के पास चलेंगे। मोहन सिंह साहब को कहीं जाना है, उनके पास चलेंगे। मोहन सिंह साहब, मुझे बताइए, अगर सारी बातें जो प्रोफेसर चोकर कह रहे हैं, जो रतन मणि लाल जी कह रहे हैं, जो अमिताभ अग्निहोत्री जी कह रहे हैं और जो हमारी रिपोर्ट में हमको लगता है, जो आम लोग कहते हैं, अगर वाकई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, केवल ट्रांसपेरेंसी का गाना गाया जाता है, तो फिर चंदे को क्या हम ये समझें कि ये अमुक राजनीतिक दल से अमुक लाभ लेने के लिए दिया गया नजराना है, ये शुक्राना है? क्या ये पेशगी है कि अगर तुम्हारी सरकार बनेगी तो फिर हमारा ये काम कर देना? देखिए, दुनिया के सभी लोकतांत्रिक देशों में राजनीतिक दलों को चंदा देने की परिपाटी है। जिस देश में जितना ही महंगा चुनाव है, उस देश में उतनी ही बड़ी रकम राजनीतिक पार्टियां चंदे के जरिए जुटाती हैं। आप कल्पना नहीं कर सकते जितना पैसा राजनीतिक दलों को अमेरिका में मिलता है, ब्रिटेन में मिलता है, जर्मनी में मिलता है, हमारे देश में नहीं मिलता। वहां होने वाले और यहाँ होने वाले भ्रष्टाचार की भी तुलना कीजिए। रहती है कि यदि इनकी सरकार बनेगी, नेताओं के आचरण की भी तुलना कीजिए। होते रहेंगे, कुछ हमारी भी मदद होती रहेगी। कोई बालाजी के दरबार में पैसा चढ़ाकर और गुमनामी में कोई नहीं जाना चाहता। तो मोहन सिंह साहब, यही तो मैं आपसे बोल रहा हूं। तो फिर इसको चंदा क्यों कहते हैं? इसको एडवांस कह दें कि भाई लाभ लेने की ये एडवांस पेशगी है। यही तो मैं सवाल कर रहा हूं, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, इसको आप इस रूप में नहीं कर सकते, क्योंकि वो ऐसे भी दलों को देते हैं जिनके बारे में वो ठीक से जानते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर कभी ये हुकूमत में नहीं आने वाले हैं। तो उन दलों को भी तो चंदे मिलते रहते हैं और वो पाते रहते हैं। इसलिए पूरी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि चंदा के बहाने ये घूस है। जी अमिताभ जी, आपकी टिप्पणी चाहिए। देखिए, इसमें 3-4 बिंदु मेरी समझ में आते हैं। एक, मायावती जी का जब आय से अधिक संपत्ति का मामला आया तो उसमें सरकारी एजेंसियां कहां फेल हो गई? इसी बिंदु पर फेल हो गई। उसका भी इससे कनेक्शन जुड़ता है। उन्होंने कहा कि ये 35 करोड़, 70 करोड़, 1000 करोड़, 5000 करोड़ जितना भी सरकार क्लेम कर रही है कि मेरा पैसा, ये मेरा नहीं है। ये तो 2-2, 4-4, 5-5, 10-10, 20-20 रुपए लेके लोगों ने इकट्ठा कर दिया प्यार में। अब उसका इनकम टैक्स क्या करे? सीबीडीटी क्या करती? मायावती जी एग्जेम्प्ट हो गई। मूल है ये, नाभि केंद्र है ये। इस फंडे को जब तक नहीं समझा जाएगा, इस पर लगाम नहीं लगेगी, किसी से कोई मतलब नहीं। रतन भाई जो अभी कह रहे थे कि ऑफिशियल और अनऑफिशियल, अरे मैं कहता हूं भैया, जो ऑफिशियल है उस पर तो लगाम लगाओ पहले। अनऑफिशियल में तो चलो नहीं लग पा रही, समझ में आता है। आप हजारों करोड़ के अमाउंट को एग्जम्प्ट कर देते हैं टैक्स से, वैलिड मान लेते हैं, नंबर 1 का मान लेते हैं, सिर्फ एक 4 लाइन की चिट्ठी से कि यह रकम कूपन संख्या 1 से लेकर कूपन संख्या 7,682 तक से आई है। बात खत्म हो गई। तो ये छूट बाकी सामान्य जन को क्यों नहीं मिलती? जो बैंक में बाबू है, प्राइमरी स्कूल में टीचर है, डाक खाने में बाबू है जी। ये छूट समाजवादी पार्टी, बसपा, सपा, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, सबको क्यों हासिल है? दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज, कंपनियां जो हैं, अभी एक सवाल जब कर रहे थे तो पीएल पुनिया सब नाराज हुए। कंपनियां ने मुखौटे बना रखे। इस देश के सबसे निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा औद्योगिक समूह, वो भी एक ट्रस्ट चलाता है। लेकिन उस ट्रस्ट से पॉलिटिकल चंदा जब दिया जाता है, तो वो चुन देख समझ के दिया जाता है। उसमें पिक एंड चूज होता है कि किसकी संभावना कितनी है। ठीक है,
एक मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी है भारत की बहुत बड़ी, उसने भी ट्रस्ट बना दिया। ठीक है। बोले जी हम लोकतंत्र का प्रचार प्रसार करेंगे। उनकी आस्था लोकतंत्र में कितनी है नहीं, ये तो अलग का विषय है जी। लेकिन वो मुखौटा हो गया, चंदा लेने और देने का खेल। दूसरा, जितने भी राजनीतिक दल हैं इस देश में, वो कोई भी नियमित तौर पर इलेक्शन कमीशन को कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट नहीं देता। कोई एक साल दाखिल कर देता है तो दूसरे साल डिफॉल्टर हो जाता है, फिर तीसरे साल दाखिल कर देता है। रीजनल पार्टीज में करीब 18 पार्टियां ऐसी हैं, 1.5 दर्जन अतुल, जिन्होंने कभी ये शुभ काम किया ही नहीं अपने हाथ से। ठीक बात है। कंट्रीब्यूटर्स की लिस्ट देने का। ठीक बात है। ये जो सिस्टम है इस देश में, ये करप्शन को रास्ता देता है। मैं नंबर 1 और नंबर 2 की बात नहीं भी करूं इसमें, तो भी इतनी बात तो समझ में आती है कि अगर कोई कंपनी किसी चुनाव से पूर्व एक अमुक दल को सबसे ज्यादा चंदा देती है और उस दल की सरकार आ जाए और तत्काल उसको ठेके मिल जाए, तो ये समझ नहीं आता क्या कि ये पेशगी थी, ये एडवांस था, ये नजराना था। और इस सवाल के साथ मैं मोहन सिंह साहब के पास आऊंगा। मोहन सिंह साहब, चर्चा का वक्त खत्म हो गया, मुझे सिर्फ इतना बताइए, क्या कारपोरेट घराने जो हैं अब वो राजनीतिक दलों के ऊपर, राजनेताओं के ऊपर इस कदर हावी होते जा रहे हैं कि तमाम नियम, कायदे, कानून, संविधान सब किनारे, और ये पैसे की जो बंदरबाट है ये इन सब के ऊपर हावी? आखिरी सवाल मोहन सिंह साहब। देखिए, ऐसा है, ये शुरू से इस देश में सिलसिला चल पड़ा। और इसीलिए जो आडवाणी जी ने कमेटी बनाई थी चुनाव सुधार की, उसमें इंद्रजीत गुप्ता की अध्यक्षता में, उसमें उस कमेटी ने सुझाव दिया था कि राजनीतिक दलों के चंदे पर प्रतिबंध लगा दिया जाए और यही चंदा जो राजनीतिक दलों को देते हैं कारपोरेट हाउसेज सरकार के खजाने में जमा करें और सरकार अपने हिसाब से दलों की हैसियत देखकर उन दलों को वो पैसा दे, चुनाव का पूरा खर्चा दे। यह उस कमेटी का सुझाव था। तो जिसको माना नहीं गया, लेकिन यह सुझाव है और अच्छा विकल्प भी है। ठीक है, चलिए, चर्चा का वक्त पूरा खत्म हो चुका है। मोहन सिंह साहब, आपको शुक्रिया कहने का वक्त आ गया है। रतन मणि लाल साहब, आपसे आपकी आखिरी रिएक्शन के लिए मैं जरूर आना चाहूंगा। 30 सेकंड्स। इस पूरे डिस्कशन के बाद क्या कुछ समझ में आता है? देखिए, समझ में यही आता है कि चुनाव लड़ना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके लिए बहुत पैसा चाहिए, लेकिन जो पार्टी पावर में आ जाती है उसके पास तो पैसे रेज करने के तमाम सारे और तरीके भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि उनके लोग सरकार में आ जाते हैं या तमाम सारे और तरीके हैं। तो यहाँ पे लगता यही है कि जब तक इन पार्टियों के सारे जो फाइनेंशियल डीलिंग्स हैं उनको भी उसी तरह से इनकम टैक्स, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और तमाम सारे और विभागों के दायरे में नहीं लाया जाएगा, तब तक इसके बारे में किसी को पता ही नहीं चल सकता। ठीक बात है। आज बड़ी आसानी से वो दल कह सकते हैं कि हम ये बताने को बाध्य नहीं है, लेकिन हम और आप तो बाध्य हैं ना। ठीक बात। अगर मेरे अकाउंट में 10,000 रुपए भी कहीं से आते हैं जी, तो मेरे पास तो नोटिस आ जाएगी जी। इनके यहाँ 10-10 करोड़ रुपए आ जाएंगे तो कोई नोटिस नहीं आती। इच्छा शक्ति और सिस्टम की बात है, कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति और सिस्टम में खामियां। अमिताभ जी, संवाद की टिप्पणी। देखिए, मैं एक सवाल उठाऊंगा, ये सवाल मैंने कई मंचों पर उठाया। मुझे हमारे दर्शक फोन करके, मेल करके बताएं कि क्या किसी मास्टर ने, किसी किसान ने, किसी पंडित जी ने, किसी सामान्य जन ने गांधी जी के बाद से चंदा दिया किसी को? नहीं दिया किसी पार्टी को। जाके सर्वे करा लीजिए, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद, हमीरपुर, झांसी, जालौन, कहीं चले जाइए, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड ने, पूरे देश घुमाइए, क्या किसी सामान्य जन ने किसी को चंदा दिया? किसी की आस्था इतनी बची है कि चंदा दे? तब फिर ये चंदा आता कहां से है? 2000 करोड़ कूपन से आ गए, 500 करोड़ कूपन से आ गए। अरे भाई, वो कूपन कौन कटवा रहा है ये तो मुझे बताए कोई। मुरारी बापू की कथा है कि रामदेव का योग शिविर है जो कूपन कटवाएगा आदमी। ये पैसा जो है ये सिर्फ काला धन है, जिसको कूपन के नाम पर आप सफेद करके सरकार को एक चिट्ठी सौंप देते हैं और सरकार और उसका तंत्र मगन हो जाता है। जी, सिर्फ ये, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि मुझे आज तक कहीं 25 साल में ऐसा आदमी नहीं मिला जिसने कहा हो कि भाई साहब मैं इतना प्रसन्न था कि अपनी 8,000 रुपए की तनख्वाह में से 800 रुपया काट के बच्चे की स्कूल की फीस के फला अमुक पार्टी को चंदा दे के आया। बहुत सही बात है। मुझे आज तक कोई ऐसा आदमी नहीं मिला। बहुत सही बात। और जाहिर तौर पर इसीलिए इस सिस्टम को
अब दोबारा से इवॉल्व करने की जरूरत है। ट्रांसपेरेंसी का जो सवाल हमने पूछा है और जो प्रोफेसर जगदीप चोकर जो इलेक्शन वॉच के संस्थापक है, उनकी रिपोर्ट के बाद तस्वीर सामने आई है, ये तस्वीर बहुत चिंताजनक है। पीएल पूनिया साहब हों, नाराज होकर चले गए, मोहन सिंह साहब हों, अभी हैं हमारे साथ। मैं आप दोनों का शुक्रिया